सो मॉर्निंग में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ थर्मोमेट्री के या फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के होते हैं, थर्मोमीटर्स बनाते कैसे, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। ठीक है। और उसके बाद में हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, देन कैलोरीमेट्री, एंड उसके बाद में एक्सपांशन से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड 105 की वर्कशीट, आई होप सो एवरीवन हैव सॉल्व्ड इट. सो now we have to start discussion about next part from the same topic, that is heat transfer. हीट ट्रांसफर. अब हीट मतलब क्या होता है वो तो क्लियर हो गया. अब हम डिस्कस करने वाले ओनली कि ये हीट जो है वो ट्रांसफर कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है. तो इससे रिलेटेड हमें मालूम है एक इंफॉर्मेशन की whenever temperature difference is there, whenever temperature difference is there, heat flows from body at a higher temperature to the body at lower temperature. यानी कि हर बार जो है हीट फ्लो ही होती है, क्योंकि स्टोर्ड फॉर्म में तो हीट का कुछ एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है. ये हर बार फ्लो होने वाली है, और फ्लो होते टाइम जो है फ्लो होती है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर. तो जब भी ये फ्लो होती है तो इसके फ्लो होने के लिए तीन वे होते हैं जिसको अपन कंसिडर करते हैं. उसमें पहला वाला आता है कंडक्शन, दूसरा वाला आता है कॉन्वेक्शन, एंड थर्ड वन होता है दैट इज रेडिएशन. तो जो हीट है इट कैन फ्लो इन थ्री वेज, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है. तो अभी वन बाय वन ये कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो हीट क्यों फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है, तो क्लियर हो गया. अभी वन बाय वन डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन शुरू करते हैं विथ इंपॉर्टेंट प्रोसेस और वे ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन. अब ये जो हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में, तो कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो है हीट ट्रांसफर होती है, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन. मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कंडीशन क्या है कि हम कंडक्शन बोल रहे हैं. तो इस कंडक्शन की पर्पस में क्या होता है कि सपोज अगर हमें कोई भी एक रॉड दिया है, सपोज ये मेटल का रॉड है, और हम क्या कर रहे हैं, इस मेटल के रॉड के एक एंड में, एक साइड में उसके नीचे गैस बर्नर रख रहे हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1 है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है T2 है. तो T2 पे कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इनिशियली जब हमने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, तब का जो टेम्परेचर है वो 0 एज्यूम कर लेते हैं. लेकिन ये T1 को हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ तक T1 से लेके T2 तक ये हीट क्या होती है, फ्लो होती है. तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर ये हीट फ्लो होने का वे अगर कंडक्शन है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशियली यहाँ पे जो हमने गैस बर्नर प्लेस किया है, उस बर्नर से जो हीट मिलेगी, उस हीट को इस एंड में जो मॉलिक्यूल है वो गेन करेंगे. अब हीट को गेन करने के बाद वो शांत तो बैठेंगे नहीं, हमने पहले ही देखा है, कल भी डिस्कस किया था, मॉर्निंग में भी डिस्कस किया कि एक बार इनको एनर्जी मिल गई कि बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, अपनी एक्साइटमेंट बढ़ाएंगे, एक्साइटमेंट नहीं मतलब अपना काइनेटिक एनर्जी का पार्ट वो बढ़ाएंगे, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होंगे या फिर मोशन में सेट होने का ट्राई करेंगे. और इस प्रोसेस में ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये जो नेबरिंग के मॉलिक्यूल है इनके साथ कोलाइड होंगे. अब कोलिजन हुआ मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, मिलने के बाद एक्साइट हो गए, मोशन में सेट हो गए. ये मोशन में सेट होने के बाद इसके साथ आके कोलाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे कोलिजन में फिर से हमें मालूम है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी उनको लॉस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको रुकना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है इस कोलिजन की प्रोसेस में, वो उसको हीट के फॉर्म में लिबरेट करते हैं. अब ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल है उनको हीट एनर्जी मिल गई, तो ये भी क्या करेंगे, उनके तरह फिर से एक्साइट होंगे,
और मोशन में सेट हो जाएंगे, फिर से नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ जाके कोलाइड होंगे, एंड इस तरह से यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, ऐसा इनका कोलिजन चलता रहेगा। एंड ये कोलिजन की वजह से धीरे धीरे जो अमाउंट ऑफ हीट अपन एक एंड पे सप्लाई कर रहे थे वो दूसरे एंड तक ट्रेवल हो जाएगी। यानी कि इस प्रोसेस में जो है हीट कंडक्ट हुई है, एंड इस हीट के कंडक्शन के लिए कंप्लीट रिस्पॉन्स ये जो मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन पाथ के बिटवीन आ रहे थे उनके होने वाले कोलिजन की। इसलिए हमने पहले लिख दिया है कि यहाँ पे जो कंडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, इसलिए वहां पे जो है हीट वन एंड टू अनदर एंड फ्लो होती है। ये बेसिक मैकेनिज्म है हीट फ्लो बाय कंडक्शन की प्रोसेस का। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा कि बेसिकली मॉलिक्यूलर थ्योरी तो हमने देख ली यहाँ पे, लेकिन एक पर्टिकुलर थोड़ा टाइम इंटर के बाद में यहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट मतलब क्या बन रहा है, देखो इनिशियली अगर ये एक्सपेरिमेंट हम नॉर्मली भी करेंगे कि इस रॉड को, ये जो एंड है उसका, इस एंड को अगर हमने हाथ में पकड़ा है, घर पे भी कर रहे हैं, गैस के बर्नर के ऊपर दूसरा एंड रखा है और इस एंड को हम हाथ में पकड़ रहे हैं, तो पकड़ने के बाद इंस्टेंट गैस बर्नर हमने शुरू किया, लगेच आपल्याला चटके बसत नाही, सम टाइम के लिए हमें फील भी नहीं होता है कि ये हीट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होने लगती है तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ता है एंड एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है जहाँ पे ये हीट का जो फ्लो होने का रेट है वो कांस्टेंट बन जाता है, स्टेडी बन जाता है, उसको बोला जाता है एज ए स्टेडी स्टेट। तो ये स्टेडी स्टेट मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया था अभी इस रॉड के मॉलिक्यूल से उनके मोशन के बारे में, तो ये क्या कर रहे हैं कि गैस के बर्नर से यानी यहाँ से हीट एनर्जी ले रहे हैं, लेने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो खुद के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ सराउंडिंग के लिए लॉस हो रहा है, कुछ अदर पर्पस में यूटिलाइजेशन हो रहा है, कुछ पार्ट जो है वो इस मोशन के लिए मतलब इस कोलिजन के यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोलिजन के बाद ये जो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे वो भी सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, और उसमें से कुछ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है कोलिजन के बाद इस मॉलिक्यूल को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स को मिलने वाली एनर्जी है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड वो डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये एक बार फ्लो होने लगेगी तो यहाँ पे जो भी एनर्जी उनको एब्जॉर्ब करनी थी मॉलिक्यूल को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो भी एनर्जी मिलेगी ये मॉलिक्यूल उसको इस हाथ से पकड़ के इस हाथ से नेबरिंग मॉलिक्यूल को दे देगा, इसको मिल गई ये लगे जिकड़े दे देगा, इसको मिल गई ये इसको दे देगा। इसका मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा एंड वहां पे जो है हम जो हीट यहाँ पे फील करेंगे वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे कि वहां पे स्टेडी स्टेट आ गई। ठीक है, तो ये होती है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हीट एंटरिंग द रॉड पर सेकंड फ्रॉम वन एंड is equal to heat leaving the rod from other end। मतलब स्टेडी स्टेट आने के बाद क्या होता है कि जितनी हीट रॉड में एंटर कर रही है एक एंड से उतनी अमाउंट ऑफ हीट दूसरे एंड से ट्रेवल कर रही है, मतलब हीट का वहां पे कोई ना लॉस हो रहा है ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। बस ये कब होता है, जब ये स्टेडी स्टेट अटेन होती है तब। यानी कि हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ऐसे पर्टिकुलर कोई भी अपन रॉड का क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसको अगर ऐसे बीच में से कट करेंगे तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन अगर है तो यहाँ पे फ्लो होने वाली रेट, या फिर यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो यहाँ से फ्लो होने वाली हीट का रेट, दोनों भी केस में ये जो हीट फ्लो का रेट होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या बन गई, स्टेडी स्टेट बन गई। एंड इस तरह के जो सरफेसेस होते हैं जिनमें हीट फ्लो का रेट सेम है, हीट फ्लो होने का जो रेट है वो सेम है या फिर कांस्टेंट है, तो उस टाइप के सरफेसेस को बोला जाता है एज ए आइसोथर्मल सरफेसेस। आइसोथर्मल सरफेसेस सिंपल कंसेप्ट है, कंफ्यूजन के लिए कुछ मतलब अलग पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट फ्लो का रेट जिस सरफेस का है वो बन गया आइसोथर्मल सरफेस।
अब ये आइसोथर्मल सरफेस रिलेटेड बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आइसोथर्मल सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एंड बाकी जो कंडीशन है वो तो एज इट इज मेंटेन ही रहती है कि मॉलिक्यूल में जो एनर्जी मिली थी कोलिजन में उसने क्या किया, लिबरेट किया, इवॉल्व किया, यानी नेबरिंग के मॉलिक्यूल को दे दी, ठीक है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हीट जो है, यानी हम लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज ऑलवेज नॉर्मल टू आइसोथर्मल सरफेसेस। ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर रॉड रॉड इस तरह से है तो इस रॉड में से हीट फ्लो इस डायरेक्शन में होने वाली है, तो ये जो सरफेस होंगे जिनको अपन आइसोथर्मल सरफेस बोल रहे थे, ये हीट के फ्लो के डायरेक्शन को क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। देन उसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आधा इस तरह का वर्ड अगर आ गया तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैग्ड एंड अनलैग्ड कंडक्टर्स। अब लैग्ड कंडक्टर्स मतलब क्या है कि अगर हम किसी रॉड को जिसमें से हीट फ्लो होने वाली है, अगर लेंथ के अलोंग इंसुलेट करेंगे मतलब हीट वहां से मतलब सराउंडिंग को लॉस होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो उसको बोला जाएगा लैग्ड कंडक्टर। एंड जिसको अपन इंसुलेट नहीं करेंगे मतलब नॉट इंसुलेटेड अगर होगा, तो उस केस में जो भी कंडक्टर है वो बनेगा अनलैग्ड कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, सराउंडिंग को हीट लॉस नहीं होने दे रहे हम, ये लैग्ड कंडक्टर की केस में। इसकी वजह से जो टेम्परेचर फॉल होता है मतलब डिक्रीज होता है, टेम्परेचर फॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब टेम्परेचर कम होने का जो रेट है वो सिर्फ लेंथ के अकॉर्डिंग कम होता है, सराउंडिंग के लॉसेस की वजह से जो टेम्परेचर का लॉस होना था वो वहां पे होता भी नहीं है एंड हम उसको कंसीडर भी नहीं करते, ठीक है। अभी टॉपिक की और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है रिलेटेड टू हीट फ्लो बाय कंडक्शन, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होगा, देखो एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा कि सपोज कोई भी रॉड अगर है और उसमें से अगर अपन देख रहे हैं कि हीट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे अगर अपन पर्टिकुलर एक्स इतने डिस्टेंस पे अगर टेम्परेचर देखेंगे तो वो टी है, तो अगर हम थोड़ा और डिस्टेंस जाएंगे जिसमें डेल्टा एक्स इतना टेम्परेचर अगर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे एच टी है, एच टी मतलब हाई टेम्परेचर है, ये अगर एल टी है मतलब लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें मिलेगा वो क्या रहेगा, टी माइनस डेल्टा टी रहेगा। यानी हाई टेम्परेचर की एंड से जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर वहां पे कम हो रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन प्रोसेस में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है इट इज नथिंग बट negative rate of flow of or negative rate of decrease of temperature with respect to distance, यानी डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। एंड यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन लेंथ, यानी डेल्टा एक्स से बढ़ने से वो टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे इसका अगर ऐसा यूनिट चाहिए तो टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस है, यानी ऐसा यूनिट बनेगा डिग्री सेल्सियस पर मीटर, तो अगर इसके डायमेंशन हमें चाहिए तो ये बनेंगे L-1 केवल, ठीक है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मतलब ये इंट्रोडक्शन था बेसिकली द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं और उसको बोला जाता है लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। यानी जब कभी भी ये कंडक्शन से हीट फ्लो होती है तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन कंडीशन वहां पे फॉलो होती है। कौन सी कंडीशन, देखो सपोज ये रॉड है और आपको बोला गया है कि इस रॉड की जो है वो लेंथ है L, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2,
और यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है ए। तो यहाँ से एंटर करने वाली हीट है Q, जो यहाँ से बाहर निकलने वाली है। तो जो Q/T होगा, अब Q/T मतलब क्या होगा? Q/T मतलब होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होने का रेट होगा। तो ये Q/T जो होता है वो नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ज्यादा होगा तो हीट फ्लो होने का रेट भी बढ़ जाएगा। ये जो है Q/T, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विथ डेल्टा टी, यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर। उसके बाद में ये जो Q/T होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इन तीनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। इनको अगर कंबाइन करेंगे तो Q/T बनेगा प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो हमें इसको मतलब रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट बनता है K। तो K को लेने के बाद यहाँ पे इक्वेशन बन गया K इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय एल। और यहाँ पे जो हमने K इंट्रोड्यूस किया है इसको बोला जाता है एज ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोथ आर सेम। थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है। अब कंडीशन क्या है देखो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी के हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, इस के का जो SI यूनिट होता है वो हम फॉर्मूले को रीअरेंज करके फाइंड कर सकते हैं। ये Q/T मतलब कौन हो गया? Q मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, जूल पर सेकंड को अपन बोलते हैं एज ए वैट। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे रीअरेंज अगर करेंगे, हमें के चाहिए तो ये के बनेगा, इसका एसआई यूनिट बनेगा वैट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, एंड अगर वैट पर मीटर पर केल्विन है तो हम इसके डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैट के पावर के डायमेंशंस L2m1t-3, m मतलब लेंथ यानी डायमेंशंस L1, के मतलब K1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना L1m1t-3 K-1। ठीक है, तो ये बन गया डायमेंशंस फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। और एक्चुअल में ये थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। कोई भी मटेरियल उसमें से हीट कितनी कंडक्ट कर सकता है, ये जो एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पे कांस्टेंट हम यूज करते हैं, इसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली है इसके वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल्स आते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोअर पार्ट जो है उसका वो बना होता है कॉपर का एंड ऊपर स्टेनलेस स्टील होता है। देन जहाँ से हम पकड़ते हैं वो हैंडल वुड का बना होता है, और उसका रीजन वही है कि जो नीचे कॉपर का पार्ट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो इजीली पूरी की पूरी गैस बर्नर की हीट स्टेनलेस स्टील को देते जाए। और स्टेनलेस स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए वो उस हीट को पकड़ के रखता है। इसलिए क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा मिलती है यूटेंसिल को फ्रॉम कॉपर, एंड उसका अपन यूटिलाइजेशन भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वेरियस केस में उसकी एप्लीकेशन है, सारे आपको मॉड्यूल में दिए है, एक बार उसको रीड करो, थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए काम में आएंगे। अब ये कंसेप्ट को हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पार्ट के साथ रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि वहां पे जो है एक कंसेप्ट कॉमन आती है फ्री इलेक्ट्रॉन वाली। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन बीच में कहाँ से आ गया? अभी देखो, जब मैं स्टार्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था तब मैंने यहाँ पे आपको एक रॉड बोला था, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 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 इससे मैं बोल रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स हमें बोलना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो होता क्या है देखो कि दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are also good conductors of heat. Those are good bad conductors of electricity are also bad conductors of heat. मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं वही हीट को कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं वो हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हीट कंडक्शन के लिए मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट मतलब क्या है?
हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स में देखने वाले हैं, ठीक है। या फिर जिनका हो गया उनको मालूम है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उनको अगर थोड़ी और एनर्जी मिल गई तो ये ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, जंप करके फ्री हो जाते हैं एंड कंडक्शन के पर्पस के लिए अवेलेबल होते हैं। वही केस यहाँ पे होती है। इसलिए कंडीशन क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस अगर है, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर है तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। यहाँ पे भी सिमिलर केस आएगी। अगर अपन थर्मल में देखेंगे तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उसकी वजह से क्या होगा, HC यानी हीट करंट फ्लो होगा। बोथ आर द सेम। मतलब कि अभी जो ऊपर इक्वेशन हमने देखा था वो इस तरह से था, dq/dt इज इक्वल्स टू KA/L इंटू डेल्टा टी या फिर डेल्टा थीटा, जो भी बोला होगा हमने, टेम्परेचर का डिफरेंस। यानी कंडीशन क्या होगी, देखो ये dq/dt मतलब ये कौन बनेगा, ये बनेगा करंट, ठीक है। देन KA/L ये क्या होगा, ये अपन बाद में देखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं। ये डेल्टा टी मतलब वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बन गया। अगर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, जैसे अपन V इक्वल्स टू IR लेते हैं उस फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये V इज इक्वल्स टू बनेगा I इंटू L/KA। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है L/KA ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी की केस में नहीं चल रहा है, ये थर्मल की केस में चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो हीट के फ्लो को अपोज करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोला जाता है एज ए थर्मल रेजिस्टेंस। और ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है इट इज गिवन बाय L/KA। सिर्फ R ऐसे कोई हम एक वर्ड यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे L/KA हमें लेना है। वेयर L मतलब क्या था, ऊपर डायग्राम में मैंने शो किया है, इट्स ए लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें से हीट फ्लो होने वाली है, हीट का कंडक्टर। देन A का मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड K का मतलब होगा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका यूज करके हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस मतलब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो कि आपको अगर बोला है कि नंबर ऑफ रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज है तो कंडीशन क्या होगी, देखो ऐसा एक रॉड, एक के बाद दूसरा रॉड, दूसरे के बाद तीसरा रॉड, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसी कंडीशन आएगी। तो इनका रेजिस्टेंस R1 R2 अगर R3 है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस टू द हीट फ्लो R1 है, रेजिस्टेंस टू द हीट फ्लो अगर R2 है, रेजिस्टेंस टू द हीट फ्लो अगर R3 है, तो यहाँ पे हीट की केस में रेजिस्टेंस इसलिए RH बोल रहा हूँ, ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे वही पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार बाय यूजिंग L/KA। फिर ये तीनों रॉड का L सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, A भी सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, K भी सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम इंडिविजुअल अगर R1 है तो L1/K1A1, R2 इक्वल्स टू L2/K2A2, इस तरह से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात सीरीज की हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ रॉड्स जिनमें से हीट फ्लो होने वाली है आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, अगर इस तरह के नंबर ऑफ रॉड्स आपको एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके दिए हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये पहला रॉड है, इसके पैरेलल में ये दूसरा रॉड है, इसके पैरेलल में ये तीसरा रॉड है, मतलब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं उसी तरह की ये कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो होगा हीट करंट सेम होगा तीनों में से, यहाँ पे हीट करंट यहाँ पे तीन ब्रांच में डिवाइड होगा जैसे यहाँ पे होता है। और हमें मालूम है अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बाय एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। उसी तरह से यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हीट के फ्लो को, उसका भी हम इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। फिर से कंडीशन वही है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करने वाले हैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग R इक्वल्स टू L/KA, ये चीज यहाँ पे कॉमन रहेगी।
ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, अगर अपन इसका मतलब कंपैरिजन करेंगे तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, उसको अपन करंट बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस। थर्मल कंडक्शन में भी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, एक्चुअल फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन हमारे कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली चार्ज नहीं बोल पा रहे, हमें उसको एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी डी क्यू बाई डी टी, वहां पे भी डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर का डिफरेंस, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो अपोज करेगा, वहां पे भी रेजिस्टेंस जो अपोज करेगा, एंड उनकी जो बेसिक अरेंजमेंट आती है वो भी सेम होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर रॉड का कॉम्बिनेशन दिया है तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेम पार्ट से कंडक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट और एक कंसेप्ट आती है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ a section of rod at a distance x। मतलब कोई भी रॉड दिया है और उसके कोई भी पर्टिकुलर रैंडम इतने डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे, T इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। ये कैसे आया, क्या आया, ये प्रोसेस हमें कुछ मतलब एप्लीकेशन के लिए काम में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, जहाँ पे T1 का मतलब होगा टेम्परेचर ऑफ हायर टेम्परेचर एंड यानी H2 HT, T2 का मतलब होगा LT लोअर एंड का टेम्परेचर, L मतलब होगा उस रॉड की टोटल लेंथ, एंड X मतलब रिक्वायर्ड लेंथ पे जो भी हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, एंड वो टेम्परेचर की वैल्यू होगी T। तो इस तरह से हम हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन से रिलेटेड जो भी अननोन पार्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वे जिससे हीट ट्रांसफर होती है। इसके बाद में हमने देखा था कि दूसरा वे होता है कॉन्वेक्शन। अब ये बेसिकली हीट ट्रांसफर बाय कॉन्वेक्शन जो है, इसमें इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होते। फिर हीट कैसे फ्लो होगी, तो हीट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, ये अगर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल में ट्रैवल हो रहे हैं, तो उस हीट फ्लो को अपन कंसीडर करते हैं एज ए कॉन्वेक्शन। अभी ये कॉन्वेक्शन मतलब एकदम सिंपल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पे फैन चालू है, तो होता क्या है कि फैन की वजह से जो रूम में एयर है वो सर्कुलेट होती है, और सर्कुलेट होते टाइम होता क्या है कि कुछ एयर के मॉलिक्यूल मेरे बॉडी को टच करते हैं, टच करने से मेरी बॉडी की हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को लेने के बाद वो सराउंडिंग को जाते हैं और कहीं और पे जहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं उस हीट को छोड़ आते हैं, यानी मेरी बॉडी की हीट वॉल तक बोलो या फिर विंडो तक बोलो वो लेके चले गए, और यहाँ पे एक्चुअल मॉलिक्यूल का या फिर जो गैस के एटम थे उनका माइग्रेशन हुआ। तो इस टाइप की हीट फ्लो को अपन बोलते हैं एज ए कॉन्वेक्शन। या फिर सपोज कोई भी लिक्विड अपन हीट कर रहे हैं, तो लिक्विड को हीट करते टाइम हम करते क्या है कि एक बीकर है उसको अपन गैस बर्नर के ऊपर रख रहे हैं, तो जहां पे गैस बर्नर के कांटेक्ट में लिक्विड वाटर आती है वो हीट होती है, क्योंकि वाटर जो है इट्स ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ऊपर के वाटर को वो हीट ट्रांसफर नहीं करता है। फिर भी हम देखेंगे तो थोड़ी देर बाद में पूरे बीकर की वाटर हीट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, देखो कि जो बॉटम पार्ट में लोअर मोस्ट पार्ट में जो वाटर थी, ये सारी हीट एनर्जी गेन करके वो एक्सपांड होती है, एक्सपांड हो गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो गई। अगर इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये क्या करती है, जो ऊपर की ठंडी वाटर जिसकी वॉल्यूम कम थी और डेंसिटी ज्यादा थी, उसके ऊपर फ्लोट करने के लिए ऊपर चली जाती है, यानी जो गर्म हो गया वो ऊपर चला गया, अभी ऊपर का जो ठंडा था वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, और इस तरह से वहां पे जो है क्या हो रहा है कि बेसिकली हीट जो है बॉटम से लेके मतलब टॉप मोस्ट लेयर तक ट्रैवल हो रही है, और उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअल में माइग्रेट हो रहे हैं। उसी तरह से एग्जांपल है कि जैसे सी शोर पे, समुद्र के किनारे पे अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में भी मैंने ये बात बोली थी कि जो वाटर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है, इसलिए उसको कितनी भी हीट दे दो वो जल्दी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर अपन बात सॉइल की, सैंड की करेंगे,
तो उसको अगर टेम्परेचर दिया तो सडनली उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है, तब लैंड जो होता है, सी शोर की जो सैंड होती है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो गैसेस है एटमॉस्फेरिक, वो एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड हो गए मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब डेंसिटी बढ़ गई, कम हो गई, और उनकी डेंसिटी कम होने से वो फ्लोट होते हैं, मतलब ऊपर 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 चले जाते हैं। तो वो अगर ऊपर चले गए तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन जो समुद्र के ऊपर के मतलब एयर थी, उसका जो भी डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उसमें कोई चेंज ऑकर नहीं हो रहा था, क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी से हीट ही नहीं होती है। इसलिए समुद्र के ऊपर की जो हवा थी, एयर थी, वो लैंड की तरफ आती है। इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम समुद्र से किनारे तक ऐसे वारे आते हैं, ठीक है ना, हवा आती है। और अपोजिट केस कहाँ पे होती है, नाइट में होती है, क्योंकि क्या होगा नाइट में, जो यहाँ पे हुआ था उसके उल्टा होगा। मतलब जो लैंड है, जो सरफेस है, वो एकदम सडनली कूल हो जाएगी। कूल हो जाएगी मतलब जो वाटर होगी उसका एक्सपेंशन कम हो जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी, और वो डेंसिटी बढ़ने के बाद वो ट्रैवल करने लगेगी टुवर्ड्स जो समुद्र के ऊपर की एयर की डेंसिटी कम थी उसके टुवर्ड्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्शन से रिलेटेड बस ये थियोरेटिकली बातें थी 2-4, है ना। मॉड्यूल में भी और अच्छे से दिए, वहां से एक बार रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इससे रिलेटेड कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, कोई फॉर्मूला वहां पे नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अगेन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज रेडिएशन, फ्लो ऑफ और वे ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अब रेडिएशन मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट थर्मल रेडिएशन। यहाँ पे लाइट की बात नहीं होगी, थर्मल रेडिएशन की बात होगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी इसकी लाइट की तरह ही होगी, ठीक है, कि ये मीडियम में से प्रोपागेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम अल्सो, मीडियम है तो जाता ही है, लेकिन अगर मीडियम नहीं है फिर भी ये मीडियम में से ट्रैवल करता है। मतलब प्रेजेंस ऑफ मीडियम इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। तो इस वे से जो हीट ट्रांसफर होने वाली है, इसको किसी का कोई नहीं रोक सकता, ये होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक बेसिक बातें डिफाइन करने वाले, जो हम आगे हमें हेल्प करेगी कि बेसिकली क्या होता है। देखो कि अगर Q हम लेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। अभी इंसिडेंट हो गए मतलब पानी जैसे लाके डाल दिए, ऐसे नहीं है। इंसिडेंट हो रही मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन ही हो रही है। मतलब ये हीट फ्लो बाय ट्रांसफर का ही पार्ट है। तो होता क्या है, देखो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हीट इंसिडेंट हो गई, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि क्यों इतनी हीट वहां पे इंसिडेंट हो गई, तो हर बार ये जो हीट होती है, ये 3 वे में, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है, बॉडी खुद एब्सॉर्ब कर लेती है। तो जितनी हीट एब्सॉर्ब कर ली, मैं उसको क्यू ए बोलूंगा, क्यू ए का मतलब होगा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। उसके बाद में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है, बॉडी क्या करेगी, सेम मीडियम में जहां से आ रही थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको मैंने यहाँ पे क्यू आर बोला है। एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो एब्सॉर्ब की थी, उसमें से बॉडी क्या करेगी, फिर से सराउंडिंग में रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर देगी। यानी उसको अपन बोल रहे हैं कि बॉडी क्या करेगी, ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होती है, बॉडी उसको 3 वे से यूटिलाइज करती है। कुछ एब्सॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है। तो इनसे रिलेटेड हम जो है कुछ कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, जैसे कि आ रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन इट सरफेस, डिनोटेड बाय आर। यूनिटलेस होगा क्योंकि एनर्जी अपॉन एनर्जी का रेशियो, ठीक है। देन उसके बाद में आएगा ट्रांसमिटेंस। अब ये ट्रांसमिटेंस मतलब होता है टी, एंड ये टी मतलब होगा क्यू सफिक्स टी, क्यू टी अपॉन क्यू, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। एंड एट द एंड आएगा दैट विल बी द एब्जॉर्प्टेंस, और ये एब्जॉर्प्टेंस मतलब रहेगा ए क्यू, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। तो इस तरह से बेसिकली हर एक बॉडी के लिए ये जो बात है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि अगर इस तरह से ये Q इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी था, इसका मतलब ये जो रेशो हमने ये डिफाइन किया है,
r प्लस ए प्लस टी, इनकी सम हमेशा से इक्वल टू 1 होती है। अगर ये इनकी सम इक्वल टू 1 हो गई, इसका मतलब इनमें से कोई भी 1 से ग्रेटर नहीं रह सकता। एक तो इक्वल हो सकता है, नहीं तो वो लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट सेम रेडिएशन से रिलेटेड, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रेडिएशन का क्वेश्चन आ गया तो इसके बिना वो सॉल्व नहीं होगा, दैट इज इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, अब ये इमिसिव पावर मतलब हम इसको डिनोट करेंगे बाय ई। होता क्या है देखो, इमिसिव पावर मतलब बॉडी कितना रेडिएशन इमिट करने की एबिलिटी रखती है पर यूनिट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ पे एनर्जी जैसे पावर होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो उसी के फॉर्म में हम इसको लेके आने वाले हैं। तो पहले अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इमिसिव पावर बोला है मतलब इमिट होने वाली है, तो इसकी डेफिनेशन आएगी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी radiated per unit area per unit time is called as emissive power of body. It is denoted by, इसका जो नोटेशन है कैपिटल ई। फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड क्यू अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो ई का यूनिट सॉरी फॉर्मूला बन गया ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एटी, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसके ऊपर से अगर ऐसा यूनिट चाहिए तो ये बनेगा जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, एंड इसी को अपन लिख सकते हैं जूल पर सेकंड मतलब वैट, तो ये बन गया वैट पर मीटर का स्क्वायर। अगर वैट पर मीटर का स्क्वायर है तो L2 कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशन बनेंगे m1t-3 ओनली। ठीक है, m1t-3, तो ये बन गई इमिसिव पावर। अब इसको अपन वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू 1/A इंटू dq/dt। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो E बनेगा 1/A इंटू dq/dt। बट dq/dt मतलब कौन है, ये एक्चुअल में पावर इमिटेड है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी इसको अपन P बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये E इक्वल्स टू बनेगा P/A। अगर आपको पावर इमिटेड या फिर इमिसिव पावर इनके बिटवीन का रिलेशन पूछा है तो उसको फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो इमिशन होता है बॉडी का, वो बेसिकली बॉडी के नेचर के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर एंड उसके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इमिसिव पावर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो और इम्पोर्टेंट है दैट इज आता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अब बोलने की बातें होती है जो परफेक्टली बोलते हैं ना, जैसे कि आपको आइडियल के बारे में मालूम होगा, बोलते हैं आइडियल है, आइडियल है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये वो है, आइडियल गैस है, लेकिन ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। बस एक स्टैंडर्ड कंडीशन हम डिसाइड करते हैं, रेफरेंस कंडीशंस हम कंसीडर करते हैं, जिसको कंपेयर करके अदर चीजें हम मतलब स्टडी कर सके। तो हम यहाँ पे भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल के कंसेप्ट लेके आते हैं और इसको बोलते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब्स all the radiation falling on it। मतलब उसके ऊपर जितना भी कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है, रेडिएशन के फॉर्म में हीट इंसिडेंट हुई है, ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेगी। उसमें से कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट ना तो ट्रांसमिट करेगी ना तो रिफ्लेक्ट करेगी। यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इस तरह की बॉडी अगर है तो वहां पे A1 होगा, R भी 0 एंड T भी 0, इनकी वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, पूरा का पूरा पार्ट एब्जॉर्ब होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट हमारा कंसीडर किया हुआ होता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो अगर हीट एब्जॉर्ब कर सकती है तो एब्जॉर्ब अगर कर सकती है तो ये इमिट भी कर सकती है।
अगर ये पूरी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है तो ये पूरी हीट इमिट भी कर सकती है। इस होता क्या है कि जो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं ऐसे सरफेसेस वही अच्छा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? दोज आर गुड लिसनर्स आर द गुड स्पीकर्स, ऐसे एक बोला जाता है ट्रेडिशन में। तो उसी तरह की एक कंडीशन होती है। जैसे कि देखो ब्लैक कार है, उसको अगर समर में ऊन में मतलब धूप में खड़े कर देंगे तो क्या होगा, उसका ब्लैक सरफेस है, इसलिए वो क्या करती है, जितनी भी हीट मिल रही है पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। कब तक? जब तक हम गाड़ी में जाके नहीं बैठते तब तक। जैसे हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी शुरू हो गई, हम एसी बीसी लगाने का ट्राई करते हैं, बाकी सब विंडो ओपन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये जो ब्लैक बॉडी थी, ब्लैक कार थी मतलब ब्लैक बॉडी थी, तो वो पूरी हीट जो है वो रेडिएट करना शुरू कर देती है। मतलब कंपेरेटिवली व्हाइट कार में बैठने से ब्लैक कार में बैठने के बाद ज्यादा गर्मी होती है समर में। उसका रीजन यही है कि जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इमिट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं कि ब्लैक बॉडी जो है, perfectly black body PBB emits radiations of all possible wavelengths। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ है उस पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी को ये इमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब यहाँ पे आपको सुन के शॉक लगेगा, जो सन है उसको भी हम कंसीडर करते हैं एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो सन है इसको भी अपन परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसे ट्रीट करते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो है रेडिएशंस इमिट कर रहा है, उसी की वजह से तो हमें अर्थ के ऊपर जो है क्या मिलता है, लाइट एनर्जी मिलती है। तो सन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर सकता है, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब भी उतनी अच्छी तरीके से करता है। तो इससे आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब उसका कलर ब्लैक हो ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, वो कलर ब्राइट भी है सन की तरह, फिर भी वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो सकती है। लेकिन ये आइडियल कंसेप्ट थी, इसलिए एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एक कंडीशन, एक प्रैक्टिकली कुछ अरेंजमेंट करके एक बॉडी बनाई थी। उसकी खुद की नहीं थी, हाँ फेरिस ब्लैक बॉडी बोला जाता है, लेकिन उसने जो बनाई थी उस बॉडी को फेरिस ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक सिंपल सी अरेंजमेंट की थी, और उस अरेंजमेंट में इस तरह से एक डबल वॉल्ड होलो स्पीयर लेके आया था। और यहाँ पे इस डबल वॉल्ड होलो स्पीयर को यहाँ पे एक ओपनिंग रखी थी, जिसको अपन ओरिफाइस भी बोल सकते हैं, ओपनिंग बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे एट द एंड इस साइड में जो है एक इस तरह का कोनिकल एपर्चर उसने प्लेस किया था। और ये कोनिकल एपर्चर का काम क्या है आपको समझ में आएगा। और उसने क्या किया था, और एक बार ये जो इनर सरफेस है पूरा का पूरा कोट किया था विथ लैंप ब्लैक। और लैंप ब्लैक जो है उसको अपन कंसीडर करते हैं कि ये ऑलमोस्ट 98% उसके ऊपर जो हीट इंसिडेंट होती है उसको एब्जॉर्ब कर देता है ये लैंप ब्लैक। तो हमने ये इनर वॉल पूरी लैंप ब्लैक से यहाँ पे कोटिंग कर दी थी। है कि ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। अब ये कोनिकल एपर्चर क्या करेगा, उसको इस तरह से मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वेरी करने का बेसिक काम ये एपर्चर का होता है। तो इंसिडेंट होने वाले लाइट रे को वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये लाइट रे की 98% अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद जो 2% बची थी उसमें से 98% यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से एक बार वो अंदर आ गया तो जब तक उसकी टोटल अमाउंट ऑफ हीट खत्म नहीं होती है वो इस सरफेस के बाहर आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये आइडियल ब्लैक बॉडी बन गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एज ए फेरिस ब्लैक बॉडी। अब होता क्या है देखो कि यहाँ पे फेरिस ब्लैक बॉडी में जो डबल वॉल थिन होलो स्फीयर हमने लिया है, तो दो वॉल के बिटवीन का जो स्पेस है यानी ये वाला स्पेस है, इसमें हम वैक्यूम रखते हैं जिससे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से हीट फ्लो ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे 100% हीट एब्सॉर्ब नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये रेडिएशन के फॉर्म में लॉस कर ही देता है। ठीक है, तो ये बन गई फेरिस ब्लैक बॉडी। अब फेरिस ब्लैक बॉडी के बाद में अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है टॉपिक की, दैट इज इमिसिविटी।
इमिसिविटी, और उसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। और इसको नोटेशन के लिए हम स्मॉल ई यूज करते हैं। एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इसको अपन डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी मतलब जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं, ठीक है, डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, मतलब एकदम सिंपल है। देखो कि हमें क्या करना है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के साथ किसी भी बॉडी की जो इमिसिव पावर है कंपेयर करना है, तो वहां से हमें आइडिया मिलती कि उस बॉडी की इमिसिविटी यानी इमिट करने की लाइट को कितनी एबिलिटी है। यहाँ पे अगर सेम क्वांटिटी का रेशो आ गया मतलब इसको कोई यूनिट नहीं होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर एंड 1 से छोटी होती है। ठीक है, आपको अगर कहीं पे बोला है कि एक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर भी ई भी आएगा, नीचे भी ई भी आएगा, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल बॉडीज। इनको छोड़ के जो भी प्रैक्टिकल बॉडीज हमें एक्चुअल में कंसिडर करनी है, उसके लिए ये इमिसिविटी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉलिश्ड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम या फिर लैंप ब्लैक अगर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो जो लैंप ब्लैक होता है उस लैंप ब्लैक के लिए ये वेरी करती है फ्रॉम 0। इस तरह से ये इमिसिविटी की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और एक थ्योरेटिकल पॉइंट आता है जिसका यूज हमें टॉपिक के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक कॉमन एजम्पशन में होता है, और इसको बोला जाता है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। लेकिन इसका कुछ नाम खास फेमस नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बोल के भी याद कर सकते हैं। अब ये थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज जो है इंपॉर्टेंट बातें हमें एक्सप्लेन करती है, और ये क्या एक्सप्लेन करती है कि हर एक बॉडी जो होती है, यानी हम मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ऑल बॉडीज एट टेम्परेचर above 0 Kelvin emit heat to the surrounding. To the surrounding and gain heat from surrounding. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है। मतलब हम यहाँ पे कहीं पे भी आप बैठे हो तो हर एक टेम्परेचर पे हर एक बॉडी जो है कंटिन्यूसली सराउंडिंग को हीट इमिट करती है, रेडिएट करती है, और साइमल्टेनियसली सराउंडिंग भी क्या करता है, जो हीट रेडिएट करता है वो हमारे बॉडी में एंटर करती है। यानी ये हीट का एक्सचेंज का पार्ट कंटिन्यूसली शुरू होता है, बट जब ये दोनों के बिटवीन का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है, तो वहां पे कंडीशन क्या होती है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो टेम्परेचर रेडिएट ज्यादा करेगी, और जिसका टेम्परेचर कम है वो रेडिएट कम कर सकती है, इसलिए वो गेन ज्यादा करेगी। और इस एक्सचेंज से क्या होता है, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता है तब तक हीट रेडिएशन एंड हीट गेन की जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंस होता है। यानी कि अगर कोई बॉडी रेडिएट ज्यादा कर रही है, गेन कम कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उसकी हीट एनर्जी कम होने वाली है। हीट एनर्जी कम होगी मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंड कोई बॉडी जो है जो हीट गेन ज्यादा कर रही है, रेडिएट कम कर रही है, तो उस केस में उसकी हीट एनर्जी यानी उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक सराउंडिंग के साथ बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आती है। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया उसके बाद क्या होगा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हो रही है उतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी वहां पे दोनों भी हीट का एक्सचेंज का जो रेट है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हीट एक्सचेंज की जो थ्योरी है ये प्रीवोस्ट ने 1792 में एक्सप्लेन की थी, जो बहुत सारे थ्योरीज को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करती है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, amount of heat radiated per second
depends on the nature of emitting surface, surface area and temperature। इन सारी चीजों के ऊपर ये जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होने वाली है वो डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो रेडिएट हो रही है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी गेन करने की जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये थ्योरी का यूज करके डिफरेंट केसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज स्टीफन्स लॉ। एकदम सिंपल है, देखो स्टीफन्स लॉ। और इस लॉ में स्टीफन ने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था, दैट इज उसी को हमने इमिसिव पावर बोला था। ये होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी हमें वो टेम्परेचर कंसिडर करना है केल्विन में, ठीक है। यानी कि जो हीट इमिट हो रही है उससे रिलेटेड जो इमिसिव पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये बात हमें मालूम होगी स्टीफन्स लॉ में, जो हम ऑलरेडी हीट एक्सचेंज की थ्योरी में पढ़ चुके थे। यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, या फिर Q अपॉन AT ये बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, बोथ आर सेम। एंड दोनों केस में अगर कांस्टेंट को रिप्लेस करके, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके कांस्टेंट लेके आएंगे तो यहाँ पे ये Q अपॉन AT इज इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा इंटू T⁴, या फिर हम इसको E इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी केसेस एप्लीकेबल है अगर गिवन बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो। लेकिन अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो हमें बस क्या करना पड़ता है, ये कैपिटल पहले पढ़ा था ना, स्मॉल ई इक्वल्स टू E अपॉन EB। तो EB अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे स्मॉल e इंटू कैपिटल E से यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए सेम एक्सप्रेशन बनेगा E इंटू सिग्मा इंटू T⁴, या फिर ये E इक्वल्स टू आएगा स्मॉल e इंटू सिग्मा इंटू T⁴। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केसेस ये, ठीक है। और ये फॉर्मूले दोनों और ऊपर के दोनों क्या डिफरेंस है, ये एप्लीकेबल थे फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ओनली, एंड ये एप्लीकेबल होंगे फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। मतलब जब कभी भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसी ऑर्डिनरी बॉडी से रिलेटेड दिया जाएगा, यानी हमें इसका ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने देखा है स्टीफन्स लॉ में सिग्मा, उसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट, सॉरी वैट पर सेकंड, वैट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴, ये सिग्मा की वैल्यू आती है, ठीक है। एंड इस सिग्मा को बोला जाता है एज ए स्टीफन्स लॉ में आ गया था इसलिए स्टीफन्स कांस्टेंट। सेम केस में अगर हमें पावर इमिटेड कैलकुलेट करनी है, कितनी पावर इमिटेड हो गई होगी, तो पहले हम ये रिलेशन देख चुके हैं कि पावर इमिटेड इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू E इंटू A, वेयर एरिया का मतलब A का मतलब सरफेस एरिया रहेगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू E इंटू A इंटू सिग्मा इंटू T⁴, ठीक है। पावर कितनी रेडिएट हो रही है ये अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टीफन्स लॉ रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आगे उनको ध्यान देना है आपको, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करते टाइम भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सेम पार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कूलिंग बाय रेडिएशन। कूलिंग बाय रेडिएशन
कूलिंग बाय रेडिएशन, मतलब रेडिएशन से बॉडी कूल क्यों होती है, कैसे होती है। फिर से इसको हेल्प करने के लिए हमें वही एक्सचेंज थ्योरी है प्रीवोस्ट की। यानी कि क्या होगा, अगर हमने किसी बॉडी को सराउंडिंग के मतलब एक स्पेस में रख दिया और आपको बोला है कि उस केस में T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, एंड वहां पे जो T नॉट है ये बन गया आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। A का मतलब बॉडी का बनेगा सरफेस एरिया, जिस बॉडी के अबाउट अपन डिस्कस कर रहे थे, एंड DQ को अपन कंसिडर करेंगे लॉस ऑफ हीट इन टाइम DT। DT इतने टाइम इंटरवल में होने वाला लॉस। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर T है तो बॉडी जो भी हीट रेडिएट करेगी सराउंडिंग को, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडिएटेड हीट बाय द बॉडी, ये बनेगी E इंटू सिग्मा इंटू T⁴ इंटू A। ऊपर एक्सप्रेशन देखा था उसके अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम सराउंडिंग भी बॉडी के ऊपर जो है वो हीट को रेडिएट करेगा, मतलब बॉडी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो उस केस में जो एब्जॉर्ब हीट है वो बनेगी E इंटू सिग्मा इंटू T⁴ इंटू A। ओनली T जो था इट इज रिप्लेस्ड बाय T नॉट, क्योंकि अब यहाँ पे हीट रेडिएट करने वाली बॉडी नहीं है, सराउंडिंग का मीडियम है। तो यहाँ पे जो है जो लॉस ऑफ हीट होने वाला है बॉडी का, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये dQ/dt, इसी को अपन P बोलते हैं, P पावर यानी एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये कितना बनेगा dQ/dt, ये dQ/dt इज इक्वल्स टू बनेगा E इंटू सिग्मा इंटू T⁴ इंटू A माइनस E इंटू सिग्मा इंटू T⁴ इंटू A। ये इक्वेशन हम बना रहे हैं एज्यूम करके कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है कि dQ/dt जो है ये बनेगा E इंटू सिग्मा इंटू A ब्रैकेट में T⁴ माइनस T⁴। अगेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। स्टेप वाइज जो मिल रहे फॉर्मूले ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड एट द एंड अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉर्निंग की कंसेप्ट वाला पार्ट अगर इंट्रोड्यूस करेंगे कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो था वो हमने MS डेल्टा T देखा था, लेकिन अगर यहाँ पे DT ले रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे DT/dt लेंगे। अब कैपिटल T का मतलब टेम्परेचर है, स्मॉल t का मतलब टाइम है। तो ये एक्सप्रेशन में अगर एक साइड सेम है तो दूसरी साइड हम इक्वेट कर सकते हैं, एंड दूसरी साइड इक्वेट करेंगे तो एट द एंड हमें रिलेशन मिलता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E इंटू कैपिटल A डिवाइडेड बाय M इंटू S ब्रैकेट में T⁴ माइनस T⁴। यानी कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हीट मतलब यहाँ पे बॉडी की लॉस हो रही मतलब बॉडी कूल हो रही है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेसेस। नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस क्यों, क्योंकि वहां पे E आ गया। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर रेडिएटिंग सरफेस के। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि फॉर्मूले में मास भी दिख रहा है। देन वहां पे S मतलब स्पेसिफिक हीट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। देन टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, इतनी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी कितने टाइम में कितने फास्ट कूल होने वाली है। एंड यही जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है इसी को ही सेम लेकिन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन किया था बाय न्यूटन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसी भी बॉडी की जो कूलिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यही बात न्यूटन ने एक्सप्लेन की थी, लेकिन न्यूटन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। देखो निगेटिव है मतलब कम हो रहा है, कैपिटल T मतलब टेम्परेचर है, स्मॉल t मतलब टाइम है, मतलब टाइम के साथ जो टेम्परेचर कम होने वाला है यानी इसको मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम होने का रेट, या फिर अल्टरनेटली अपन इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग। यही एक्सप्रेशन क्या एक्सप्लेन करेगा, देखो टेम्परेचर फॉल होगा कम होगा मतलब बॉडी कूल होगी, तो ये जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ कूलिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। ये T माइनस T नॉट को क्या बोला जाता है,
एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। ये T माइनस टी नॉट का मतलब है एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से ज्यादा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, प्रोवाइडेड दैट इसमें कंडीशन है एक्सेस स्मॉल होना चाहिए। जैसे 1000-2000 डिग्री का एक्सेस अगर होगा तो यहाँ पे प्रॉपर वे से ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बन गया न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसी सारे पार्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट हम ग्राफिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक इम्पोर्टेंट ग्राफ जो है दो लोगों ने एक्सप्लेन किया था, और उसको अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ ऐसे बोलते हैं। और जो दो लोग थे इन्होंने इतनी मेहनत से ग्राफ बनाया था, वो है एक ल्यूमर एंड उसके साथ उसका दोस्त था प्रिंगशेम। इन दोनों ने जो भी हीट इमिट होने वाली है वो हीट के इमिशन को, मतलब उसके इमिसिव पावर को यहाँ पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग प्लॉट किया। अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, कोई फॉर्मूले के ऊपर से तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ का नेचर उन्होंने देखा था, इस तरह का ये ग्राफ का नेचर था। ठीक है, और यहाँ पे बस हमें एक कंडीशन देखनी है कि ये λ1 है, जहाँ पे ये इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आ रही है E1, एंड ये जो है वो λ2 है, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, दैट विल बी E2। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन बस आपको दी है। ये ऑब्जर्व किया गया है टेम्परेचर T2 पे, ये ऑब्जर्व किया गया है टेम्परेचर T1 पे, एंड एक्सपेरिमेंट में कंडीशन थी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस सारी बातों से अगर अपन यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट जो ग्राफ है उसको अगर स्टडी करेंगे तो हमें बहुत सारे कंक्लूजन मिलते हैं, लेकिन एक कंक्लूजन के ऊपर हमें फोकस करना है कि अगर यहाँ पे T2 की वैल्यू बढ़ी है तो T2 के वैल्यू के बढ़ने से जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कम हो गई। देखो यहाँ पे λ2 है, λ1 से कम हो गई, ग्राफ में से आपको समझ आ सकता है। मतलब जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम है उसकी बात अपन कर रहे हैं, और वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम होता है। यही बात हम यहाँ पे इस ग्राफ में ऑब्जर्व करने वाले हैं, एंड इसी बात से रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इस लॉ में जो विन्स है वो वही एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे जो भी वेवलेंथ होती है एट विच intensity is maximum is inversely proportional to the absolute temperature, inversely proportional to the absolute temperature। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कांस्टेंट लेके आएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया B, विन्स के लॉ में आ गया, इसलिए बनेगा विन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 2.898 इंटू 10 की पावर -3। अब ये T अगर मल्टीप्लाई हो गया तो इसका यूनिट बनेगा मीटर केल्विन। ये मीटर इंटू केल्विन है, मिली केल्विन नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू C/N होता है, ये वेव का इक्वेशन है। अगर वो यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें रिलेशन मिलता है C/N इज इक्वल्स टू B/T, वेयर C का मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कांस्टेंट होता है, N का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, V तो कांस्टेंट है, एंड T का मतलब तो टेम्परेचर ही है पहले से। तो इस इक्वेशन का यूज करके अगर हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा दिया है या फिर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अभी सेम पार्ट से रिलेटेड, सेम टॉपिक से मतलब रेडिएशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। और ये किरचॉफ्स लॉ जो है एकदम सिंपल है, इसने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया है कि A इक्वल्स टू E। अब ये A इक्वल्स टू E मतलब क्या होता है? A का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, या फिर हमने इसको स्टार्ट में ही एब्सॉर्प्टेंस बोला था, वही है जो स्टार्ट में 3 टर्म हमने डिफाइन की थी उसमें से ये है। एंड यहाँ पे E का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, तो इसका मतलब वही है जो हीट एक्सचेंज की थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी कि हर एक बॉडी के लिए एट ऑल टेम्परेचर
जो है ए ऑलवेज इक्वल्स टू ई होता है, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट बॉडी जो है वो लिबरेट कर सकती है। एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्टेंस इज इक्वल्स टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, दैट्स व्हाई ये जो ए है इक्वल्स टू बनेगा ई। ये बन गया किरचॉफ्स लॉ। अब ये किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन से डिफरेंट, जिसमें आपको फ्रॉन-होफर्स लाइन का एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल में दिया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दिया है, इसलिए उसको एक बार गो थ्रू करो, मालूम होना चाहिए उससे रिलेटेड एक आधा वर्ड आ गया तो। एंड लास्ट में आपको सोलर कांस्टेंट एक्सप्लेन किया है। सोलर कांस्टेंट मतलब सन की कितनी एनर्जी अर्थ के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, उससे रिलेटेड बस आप सोलर कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू रिमेंबर करो। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको मॉडल में दिया है, एक बार बस उसको रीड करो, प्रोसेस क्या है क्या है नहीं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, बस डायरेक्ट एमसीक्यू में अगर आ गया तो ये वैल्यू आपको रिमेंबर करनी है। एंड इसी के साथ हमारा रेडिएशन का पार्ट कंप्लीट होता है। एंड रेडिएशन के कंप्लीट होने से हमारा जो कंडक्शन का पार्ट जो हमने अभी शुरू किया था वो भी कंप्लीट होता है। एंड इसी के साथ जो टॉपिक अपन आज मॉर्निंग में शुरू किए थे, यानी 11th एनसीईआरटी का कंपैरेटिवली 3 टॉपिक जो बड़े हैं उनमें से एक टॉपिक ये आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी जो थर्मल सेक्शन के 2 टॉपिक बचे हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड दूसरा है केटीजी, वो एकदम सिंपल है, उसमें इतना ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। तो जो सिलेबस का मैंने आपको टाइम टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन उसका कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बिफोर दैट जैसे मॉर्निंग में किया था उसी इंटेंसिटी से उसी सिंसियरिटी से अभी 1:10 हो गया, बिफोर 2:30 PM आप सब लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद जो हैंड रिटन नोट्स है वो मुझे सेंड करेंगे। एट द सेम टाइम आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वर्कशीट, एंड उस वर्कशीट को फिर हम साइमल्टेनियसली, पहले डाउट नहीं थे, अगर सेकंड में डाउट आ गए तो वो डिस्कस करेंगे, नहीं आए तो मैं और एक वर्कशीट दूंगा। और कंपलसरी कंडीशन है थ्योरी उतनी प्रिपेयर करो जो मैं अभी पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। दूसरी बात, मॉड्यूल के जितने सॉल्व एग्जांपल्स है वो सॉल्व करना मैंडेटरी है, कंसेप्ट एप्लीकेशन के छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा करोगे या नहीं करोगे, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो या फिर एटलीस्ट रीड तो करो, वो मैंडेटरी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो मैं वर्कशीट दे रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंपलसरी 101% रिलेटेड टू वर्कशीट, वर्कशीट के नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्कशीट के जैसे वर्कशीट के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। क्लियर? सो आई एम वेटिंग फॉर योर हैंड रिटन नोट्स, वो आने के बाद मुझे वर्कशीट भी देनी है। एंड आज जो है और मेरे पास 4 वर्कशीट है, सारा काम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज के आज ही खत्म करना है, ठीक है। आई नो थोड़ा प्रेशराइज हो रहा है, लेकिन सेम प्रेशराइजेशन आपको बस 10th अगस्त तक लेना है, क्योंकि 10th अगस्त के बाद में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन 10th अगस्त तक ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स है, अपन इनको पहले कवर अप करने वाले, ठीक है। तो देखो 2:30 PM तक आई एम एक्सपेक्टिंग ये पूरा पार्ट लर्न करके उसके हैंड रिटन नोट्स, देन आई विल प्रोवाइड यू वर्कशीट। 2:30 को मैं वर्कशीट दूंगा, 3 वर्कशीट है जिसका कंप्लीशन आप 6:30 तक करेंगे। एंड उसमें जो कुछ भी डाउट्स है एक तो पर्सनली सेंड करो, मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, या फिर अगर सबको कॉमन डाउट्स होंगे वी कैन कंडक्ट द डाउट सेशन। एंड ये सारी बातें होने के बाद 6:30 के बाद क्या करना है सोने से पहले वो मैं आपको बोलता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। सो थैंक यू।